चौथे दिन के अंदर हम जिस टेस्ट के बारे में बात करेंगे वो बड़ा सिंपल टेस्ट है, बहुत आसान टेस्ट है, और ये टेस्ट है ह्यूमन टॉक्सिन। यानी ये बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कितने टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ी हुई हो सकती है। और टॉक्सिन्स अगर हमारी बॉडी में रहते हैं तो क्या होता है, उससे हमारी बॉडी का जो फंक्शनिंग है, कार्य क्षमता है, वो प्रभावित हो जाती है और बॉडी के अंदर कुछ बीमारियां होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में हमें जो टेस्ट मिलता है दैट इज हैवी मेटल्स। और हैवी मेटल्स क्या होती है, ऐसी धातुएं, ऐसी मेटल जो हैवी मतलब उनका जो मोलिक्यूल साइज है वो बड़ा होता है, दैट दोज आर कॉल्ड हैवी मेटल्स। और इसके अंदर आती हैं, जैसे आपने सुना होगा, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मर्क्यूरी। तो आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मर्क्यूरी ये सब कहलाती हैं हैवी मेटल्स। और अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर हैवी मेटल्स की मात्रा बढ़ जाए तो उससे क्या होता है, हमारे लिवर के अंदर और किडनी के अंदर ये पर्टिकुलरली ये हैवी मेटल्स हमारे इन दो ऑर्गन में जम जाती हैं, सेट हो जाती है। उससे क्या होता है, हमारे लिवर का और किडनी का जो फंक्शनिंग है, कार्य क्षमता है, वो प्रभावित हो जाती है। किडनी और लिवर प्रॉपरली हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाते और बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। और यही कारण है कि आज से कुछ 20-25 साल पहले एक नया कॉन्सेप्ट आया था हमारे पास, और वो कॉन्सेप्ट था आरओ का, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हम सबके घर में लग चुके हैं आरओ। वो क्यों आए थे, आरओ आए इसलिए थे क्योंकि जैसे जैसे हमारे पानी के अंदर प्रदूषण बढ़ा, वाटर पोल्यूशन बढ़ा, तो उससे क्या हुआ, उस पानी के अंदर बहुत सारे हैवी मेटल्स की मात्रा बढ़नी स्टार्ट हो गई जो हमारे लिवर किडनी को खराब कर रहे थे। तो उनको बाहर निकालने के लिए आरओ का इजाद किया गया। लेकिन वो जो आरओ क्या करता है, वो हैवी मेटल के साथ साथ जो नॉर्मल मेटल्स होती हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं, उनको बाहर निकाल देता है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर हैवी मेटल्स की मात्रा ज्यादा होंगी, ये बढ़ा हुआ आएगा, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स ज्यादा होंगे और स्पेशली हमारे लिवर के अंदर और किडनी के अंदर वो जमा होंगे और लिवर और किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित करेंगे और उसका डिटॉक्सिफिकेशन को वो कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट आता है यहाँ पे, वो आता है स्टिमुलेटिंग बेवरेजेस। और ये क्या है, ऐसी बेवरेजेस जिनको पीते हैं और पीते ही हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलता है, दोज बेवरेज आर कॉल्ड स्टिमुलेटिंग बेवरेजेस। और इसके अंदर आती हैं चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक है, दीज आर स्टिमुलेटिंग बेवरेजेस। ये जब पीते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाता है, लेकिन इनका मात्रा अगर हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता रहे तो उससे प्रॉब्लम भी हो जाती है। क्यों, क्योंकि चाय के अंदर होता है बहुत ज्यादा मात्रा में टैनिन, उसके अलावा कॉफी के अंदर होता है बहुत ज्यादा मात्रा में कैफीन, और कोल्ड ड्रिंक के अंदर होते हैं बहुत सारे ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। स्पेशली वो हमारी बॉडी में जाके हमारे पीएच लेवल को वो गिरा देता है और बना देता है एसिडिक। तो अगर कोई भी इंसान चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक का सेवन ज्यादा करता है तो संभावना है कि उसकी टेस्ट में स्टिमुलेटिंग बेवरेज की संख्या, मात्रा ज्यादा है। उससे क्या होता है, उससे जब भी हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या पीते हैं एनर्जी ड्रिंक, तो उससे क्या होता है, हमें तुरंत एकदम से एनर्जी मिल जाती है, लेकिन उसके जो वो तत्व हैं वो हमारी बॉडी को बाद में साइड इफेक्ट देते हैं। और उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रभावित हो जाता है। हमारे ब्लड के अंदर स्पेशली कुछ ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं, बन जाती हैं, जिससे हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन प्रभावित हो जाता है और हो जाती है बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम। तीसरा जो टेस्ट में मिलता है यहाँ से, वो मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के समय। आपने सुना होगा कि रेडिएशन हमारी जिंदगी के अंदर उसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये रेडिएशन कहां से निकलती है, रेडिएशन निकलती है उन सब जगह से जहां पहुंच चुका है बिजली का वायर, जहां पे बिजली का तार है, मतलब वहां पे रेडिएशन है। और ये रेडिएशन क्या करती है, रेडिएशन हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो भी सेल्स होती हैं, जो भी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के अंदर होता है सेंटर पार्ट, जहां पे सारी जानकारी होती है सेल्स की कि इस सेल को क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कब काम करना है। उस सारी जानकारी जो सेल के अंदर होती है वो स्टोर्ड होती है सेल के डीएनए में। कहां पे होती है सर हेमंत जी? सेल के डीएनए में। सेल में डीएनए होता है, आपने सुना होगा। डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि सेल को क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है। लेकिन अगर किसी की बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर जो रेडिएशन का इफेक्ट है वो बढ़ जाए, तो उससे क्या होता है, डायरेक्टली जो रेडिएशन है वो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स को डैमेज कर देती है। सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए को डैमेज कर देती है
और जब डीएनए डैमेज होता है तो क्या होता है, सेल्स का जो फंक्शनिंग है, कार्य क्षमता है, उसको क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो खराब हो जाता है और बॉडी के अंदर आ जाती है बहुत सारी प्रॉब्लम। और यही कारण है कि जब से मोबाइल टावर, बिजली, एसी, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल बढ़ा है, हमारे चारों तरफ रेडिएशन बढ़ गई है और उससे क्या हो रहा है, हमें बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम, बहुत सारी एलर्जी, बहुत सारी कैंसर प्रॉब्लम, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रेडिएशन से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है वो होता है मेल्स के अंदर, पुरुषों के अंदर इम्पोर्टेंसी, पुरुषों के अंदर जो नपुंसकता है उसके होने का एक सबसे बड़ा फैक्टर है रेडिएशन जो निकलती है मोबाइल से, मोबाइल टावर से, हमारे वायर से, रेफ्रिजरेटर से, एसी से, सबसे कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलती है। और वो क्या करती है, वो पुरुषों के जो सेक्सुअल सेल्स हैं, जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस के अंदर जो सेल होती हैं उनके डीएनए को डैमेज कर देती है। उससे क्या होता है, पुरुषों के अंदर आ जाती है नपुंसकता। तो ये बढ़ेगा तो बॉडी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, हमारी सेल्स डैमेज हो सकती है, कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है। फिर आता है टोबैको निकोटीन, ये पार्ट इसी का है। अगर टोबैको निकोटीन बढ़ा है तो उससे क्या होगा, उससे भी हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन प्रभावित हो सकता है। और लास्ट में आता है टॉक्सिक पेस्टिसाइड रेजिड्यू। टॉक्सिक मतलब जहरीला, खतरनाक, पेस्टिसाइड मतलब पेस्टिसाइड का, रेजिड्यू मतलब बचा हुआ। क्यों, देखिए क्या होता है कि जब भी एक किसान अपने खेत के अंदर कोई केमिकल पेस्टिसाइड डालता है तो उसका कुछ हिस्सा जो सब्जी है, फल है, अनाज है, उनमें आ जाता है और उनमें आके इंसान उसको कंज्यूम करता है। तो उसका कुछ हिस्सा इंसान की बॉडी में, स्पेशली लिवर में और किडनी में जमना शुरू हो जाता है। और इंसान के लीवर के अंदर, किडनी के अंदर जो पेस्टिसाइड जम जाता है दैट इज कॉल्ड टॉक्सिक पेस्टिसाइड रेजिड्यू। अगर ये ज्यादा होगा, इसकी मात्रा बढ़ गई तो इससे क्या होगा, हमारा लिवर, किडनी प्रभावित हो सकते हैं और बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन भी हमारा खराब हो सकता है। बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां या इंफेक्शन पैदा हो सकते हैं। अब किसी का भी आप रिपोर्ट देखते हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या ठीक करने के लिए हम रेकमेंड करेंगे हर वो सप्लीमेंट जो हमारी बॉडी के अंदर करता है डिटॉक्सिफिकेशन। हर वो सप्लीमेंट जो बॉडी में करेगा डिटॉक्सिफिकेशन, वो हम यहाँ पे रेकमेंड करेंगे। और सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पे रहेगा डिटॉक्सी प्लस टैबलेट। सबसे पहले आप रेकमेंड करेंगे डिटॉक्सी प्लस टैबलेट। साथ में आप दे सकते हैं मिल्क थिसल ड्रॉप, उसके अलावा किडनी केयर टैबलेट, उसके अलावा गोल्ड तुलसी, पंच तुलसी, गैनोडर्मा प्लस टैबलेट, नोनी जूस, एलोवेरा जूस, ट्रिपल सेम सेल्फ, ये सब चीज आप दे सकते हैं अगर हमें बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। उसके अलावा हम दे सकते हैं अकाई बेरी जूस। यानी जो भी सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी से गंदगी को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं वो हम यहाँ पे रेकमेंड कर सकते हैं, चाहे वो हो हमारा डिटॉक्सी प्लस, मिल्क थिसल ड्रॉप, या हो एलोवेरा जूस, नोनी जूस, आप दे सकते हैं उसको गैंड्रोमा प्लस टैबलेट, गोल्ड तुलसी, पंच तुलसी, अकाई बेर जूस, ये सब आप दे सकते हैं टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। और आप ऐड कर सकते हैं डिटॉक्सी फुट पैच, ताकि जो भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर है, खून के अंदर है, लिवर के अंदर है, किडनी के अंदर है, वो बाहर निकले और हमारी बॉडी टॉक्सिन फ्री रहे, ताकि बॉडी में कम से कम इन्फेक्शन हो सके। तो ये था हमारा आज का पहला रिपोर्ट जो था ह्यूमन टॉक्सिन्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे जिस रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो बड़े कमाल का है, बड़ा ही शानदार है। और आइए बात करते हैं कि वो रिपोर्ट क्या है, उस रिपोर्ट में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं और कैसे उसका हम स्टडी कर सकते हैं और क्या उसके लिए हम सोल्यूशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट आती है हमारे पास, नेक्स्ट रिपोर्ट दैट इज ब्लड शुगर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। जैसा कि नाम बताता है ये रिपोर्ट हमें इंडिकेट करेगी, क्या करेगी, इंडिकेट, क्या करेगी हेमंत जी, ठीक है, काम इंडिकेट करेगी, इंडिकेट कंफर्म नहीं करेगी, इंडिकेशन देगी कि शायद इंडिकेशन। आपको डायबिटिक प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं है। और सबसे पहले जो टेस्ट मिलता है वो मिलता है हमें कोफिशिएंट ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। कोफिशिएंट ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन यानी हमारे इंसुलिन का सिक्रीशन कितना अच्छा है, कितना बेहतर है। और अगर आप ये रिपोर्ट देखते हैं और इस रिपोर्ट के अंदर अगर इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ा हुआ आता है तो इंडिकेट करता है कि उस इंसान को डायबिटिक प्रॉब्लम हो सकता है। क्या हो सकता है सर, डायबिटिक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ा हुआ आता है तो इंडिकेट करता है कि उसको डायबिटिक प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों, क्योंकि इंसुलिन कहां पे बनता है सर, हमने बात किया था इसके बारे में कल भी शायद, कहां बनता है इंसुलिन, इंसुलिन नर्वस सिस्टम बनता है सर। पैंक्रियाज में सर,
पेनक्रियाज में। इंसुलिन बनता है हमारे पैंक्रियाज में। और कैसे बनता है? इसकी दो स्टेज होती हैं, इसके दो चरण होते हैं। सबसे पहले पैंक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन को बनाता है और बना के उसको बाहर भेजता है। और जब बाहर भेजता है पैंक्रियाज से, तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन करता है फ्यूजन। क्या करता है सर? फ्यूजन। मतलब मिलाप, दोस्ती करता है। किसके साथ? वो करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारी कोशिका है, उस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे दोस्ती करता है, उससे के साथ जुड़ जाता है और जुड़ के पहुंच जाता है सेल की वॉल पे, सेल की दीवार पे। और वहां पे क्या करता है? दीवार पे पहुंच के अगर वहां पे शुगर मॉलिक्यूल अवेलेबल है तो वो उसके रास्ते को, लॉक को खोल देता है और ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचा देता है। लेकिन ये तो क्या नॉर्मल प्रोसेस, पहले फ्यूजन करेगा और ग्लूकोज मिल गया तो रास्ता खोल देगा और अंदर घुस जाएगा। लेकिन अगर किसी को डायबिटिक प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम सर? डायबिटिक। और वो भी टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें क्या होता है? हमारी पैंक्रियाज इंसुलिन बनाते तो हैं, लेकिन वो जो दूसरा चरण है, जो उसको एब्जॉर्बेशन होता है सेल के अंदर, अगर वो प्रभावित हो जाए, वो रुक जाए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं सर? इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी इंसुलिन बन तो रहा है, लेकिन हमारी सेल्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं, और ये कहलाता है हमारा टाइप 2 डायबिटीज। उसमें क्या होता है? उसमें हमारे ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन सिक्रीशन कोएफिशिएंट बढ़ जाता है, जो इंडिकेट करता है कि आपको है टाइप 2 डायबिटीज, इसलिए इसका लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन ज्यादा है तो इंडिकेट करता है कि उस इंसान को हो सकता है क्या? टाइप 2 डायबिटीज उसको हो सकता है। अगर कंफर्म करना है तो उसको करवाना पड़ेगा क्या? ब्लड जांच उसको करवाना पड़ेगा। यहां से क्या मिलेगा? इंडिकेशन मिलेगा कि उसको ये प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे रिपोर्ट मिलता है वो मिलता है ब्लड शुगर कॉफिशिएंट। क्या मिलता है सर? बड़ा ब्लड सिंपल शुगर रिपोर्ट है, ऑफिशियल। नाम बता रहा है सब कुछ। क्या करेगा ये? जी। हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा कितनी है ये हमें इंडिकेशन देता है। और खून के अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा होगी तो उससे क्या हो सकता है? उससे इंसान डायबिटिक हो सकता है। शुगर लेवल उसका बड़ा है तो उसको डायबिटिक प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आता है यूरिन शुगर कॉफिशिएंट, यानी हमारे यूरिन के अंदर शुगर का लेवल कितना ज्यादा है। अगर वो बढ़ा हुआ है, आगे इंडिकेट करता है कि आपको डायबिटिक प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान आपके पास आता है और वो उसको डायबिटिक प्रॉब्लम है और वो आया आपके पास जांच करवाने, और वो सुबह सुबह उसने लिया अपना मेडिसिन, क्या लिया है सर? मेडिसिन। मेडिसिन लेके अगर वो आया है तो क्या होगा? उसका इंसुलिन सिक्रेशन नॉर्मल आएगा, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आएगा, यूरिन शुगर लेवल नॉर्मल आएगा। और आप बताएंगे कि आपको यहाँ पे अप एंड डाउन है तो बोलेगा आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मैंने बोला था पहले दिन कि जब भी आप इसका जांच करें तो आपने करना है प्रोबिंग। क्या करना है सर? प्रोवी। प्रोबिंग, प्रोबिंग जांच पड़ताल, कि आप कोई ओके। मेडिसिन लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेते हैं तो कौन सी लेते हैं? चाय पिया है, कॉफी पिया है, कोल्ड ड्रिंक लिया है या नहीं लिया है, ये सब आपको पूछना पड़ेगा। और जब आप पूछते हैं तो इंसान बोलेगा मुझे डायबिटिक प्रॉब्लम, इसलिए मैं मेडिसिन क्या लेके आया हूँ, डायबिटिक का मेडिसिन लेके आया हूं। तो मेडिसिन लेके आया है तो उससे हमें क्या आइडिया हो गया कि उसको शुगर प्रॉब्लम है, इससे मेडिसिन लेके आया है। लेकिन जब रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा रिपोर्ट नॉर्मल। तो बोलेगा यहाँ पे तो नॉर्मल है, तो आप बोलिए नॉर्मल इसलिए आ रहा है क्योंकि आप मेडिसिन लेके आए हैं, इसलिए रिपोर्ट आपका नॉर्मल शो ये कर रहा है। अगर आपने मेडिसिन नहीं लिया होता तो ये दिखाता आपको एक्चुअल सिचुएशन आपकी बॉडी का क्या है। क्लियर सर जी? यस। तो यहाँ पे दो, बहुत सिंपल है। अगर इंसुलिन सिक्रेशन ज्यादा है, बढ़ा हुआ है, तो इंडिकेट करता है कि उसको शुगर टाइप 2 डायबिटिक प्रॉब्लम हो सकता है। शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल, यूरिन शुगर लेवल ज्यादा है तो अगेन इंडिकेट करता है कि उसको डायबिटिक प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर डायबिटिक प्रॉब्लम है और दवाई लेके आया है तो ये टेस्ट आएगा उसका नॉर्मल, वो शो नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द मेडिसिन इफेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये प्रॉब्लम अगर किसी को आता है, किसी को डायबिटिक प्रॉब्लम है, तो हम देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट हैं। जैसे हमारे पास आता है एंटी डायबा 4,000 रुपए वाला, उसके अलावा शुगर कंट्रोल जूस, एंटी डायबिटिक कैप्सूल, जिम्नेमा, नीम, ये सब चीजें आप डायबिटिक पेशेंट को रेकमेंड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार टेस्ट के बारे में। इसमें लगने वाला है बहुत ज्यादा समय। प्लीज बी टेंटेटिव, इसको सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैं आपको बताने वाला हूं। और ये टेस्ट है सर
नहीं, पहले छोटे वाला आ गया, सॉरी, वो नेक्स्ट आएगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगला जो हमें टेस्ट मिलता है वो मिलता है हमें ट्रेस एलिमेंट्स का। किसका सर? ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस मतलब जो हमारी बॉडी को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन वो बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर उनकी कमी हो जाए तो बॉडी का जो फिजियोलॉजी है वो प्रभावित हो सकता है। और यहाँ पे सबसे पहले जो टेस्ट आता है वो आता है कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम। सीए मतलब कैल्शियम। और अगर कैल्शियम की मात्रा कम आती है तो इंडिकेट करता है कि हमारी बोन्स कमजोर हो सकती हैं, हमारी हड्डियां, हमारे नाखून, हमारे बाल, हमारे दांत कमजोर हो सकते हैं, और हमें हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस, हमारी हड्डियां कमजोर रहेंगी तो जॉइंट पेन, बैक पेन, नेक पेन हमें हो सकता है। उसके अलावा कैल्शियम यहां डाला गया है ट्रेस एलिमेंट में। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम होता है उसका 1% हिस्सा पाया जाता है हमारे खून के अंदर। कहां पे होता है सर? खून के अंदर, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर होता है 1% कैल्शियम, जो भी हम खाते हैं उसका। और अगर हमारे खून के अंदर 1% कैल्शियम ना रहे तो क्या होगा? हमारा हार्ट धड़कना बंद कर देगा, हार्ट बीट नहीं करेगा, जो हार्ट मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारी जो मसल्स हैं वो काम नहीं करेंगी, और जैसे आप हैं वैसे ही रह जाएंगे अगर हमारे खून के अंदर कैल्शियम कम हो जाए। तो इसलिए क्या होता है कि जो भी इंसान अपनी डाइट में कैल्शियम कम लेता है वो क्या करता है? ब्लड हमारे हड्डियों से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है ताकि ब्लड की मात्रा पूरी बनी रहे। उससे क्या होता है? ब्लड में तो मात्रा पूरी हो जाती है, लेकिन हमारी हड्डियां लगातार कमजोर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। उससे क्या होता है? हमारी हड्डियां वीक होंगी तो क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जॉइंट पेन, नेक पेन, बैक पेन हो सकता है, हमारे नाखून, बाल, दांत कमजोर हो हो सकते सकता है। हैं। नेक्स्ट है बड़ा सिंपल, आयरन। एफ मतलब आयरन, और एफ का लेवल डाउन है तो क्या होगा? उससे हमारा एच लेवल डाउन हो जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन हो जाएगा। उससे क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर अनीमिया प्रॉब्लम हो सकता है। उससे क्या होता है? हमारी बॉडी का, हमारे ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, और जब वो कम होता है तो क्या होता है? हमें तकलीफ महसूस हो सकती है, कमजोरी आ सकती है, काम करने का मन नहीं करेगा, स्टेमिना डाउन हो जाएगा। उसके अलावा अगर किसी के भी ब्लड के अंदर आयरन की मात्रा कम हो जाए तो उसको क्या होता है? उसको ऑटोमेटिकली उसके शरीर के अंदर विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है। क्या होता है सर? विटामिन सी की कमी हो जाती है। अगर आयरन कम है तो ऑटोमेटिकली विटामिन सी की कमी हो जाएगी, और विटामिन सी कम है तो ऑटोमेटिकली आयरन की डेफिशिएंसी हमारे ब्लड के अंदर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आयरन को एब्जॉर्ब होने के लिए चाहिए विटामिन सी, विटामिन सी को चाहिए आयरन, तो दोनों हमें साथ में लेना पड़ता है। और अगर ये नहीं है तो क्या होगा? हमें एनीमिया हो सकता है, इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, थकान जल्दी होगी और काम करने का मन नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट है यहाँ पे वो है जिंक। जेड एन मतलब जिंक। जिंक। और जिंक अपने आप में एक बहुत कमाल का एलिमेंट है, बहुत कमाल का मिनरल है, जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरह के काम करता है। सबसे पहले काम क्या है? ये जिंक मेल के लिए और फीमेल दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कोई भी महिला, कोई भी पुरुष जिसको है हार्मोनल प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम सर? हार्मोन प्रॉब्लम। और वो भी कौन सा? सेक्सुअल हॉर्मोन्स का अगर प्रॉब्लम है, ओके। फीमेल्स को ओवरीज में, मेल्स को टेस्टिस में प्रॉब्लम है, तो उसको दिया जाता है जिंक सप्लीमेंट। क्या देते हैं? जिंक सप्लीमेंट। उसके अलावा जिंक जो होता है वो क्या करता है? वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। कोरोना के अंदर भी बहुत शानदार काम करता है जिंक, क्योंकि इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। उसके अलावा जिसको बार बार लूज मोशन होते हैं, बार बार दस्त लगते हैं, बार बार पेट में इंफेक्शन होता है, स्किन प्रॉब्लम होता है, पेट के इंफेक्शन को, स्किन प्रॉब्लम को ठीक करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है जिंक का सप्लीमेंट। और हमारे पास आता है जिंक प्लस, जो आप दे सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टेस्ट है वो है एसई। किसका सर? एसई। एसई क्या होता है? सेलेनियम। एससी सेलेनियम। मतलब सेलेनियम। सेलेनियम। और सेलेनियम एक कमाल का एलिमेंट है जो होता है बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ये बहुत शानदार एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी में क्या करता है? बॉडी के अंदर ये कैंसर होने की संभावना को खत्म कर देता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर सेलेनियम की मात्रा नॉर्मल बनी रहे तो कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो अगर किसी का आप देखते हैं ट्रेस एलिमेंट रिपोर्ट कार्ड और कमी आती है तो कैल्शियम के लिए हम दे सकते हैं बोन हेल्थ, आयरन के लिए हम दे सकते हैं कोई भी सप्लीमेंट जिसके अंदर होता है आयरन, जैसे स्पारुलिना बहुत शानदार होता है,
डेली प्लस होता है, उसके अलावा आयरन सिरप होता है, आयरन आयरन टॉनिक जो बोलते हैं वो आप दे सकते हैं। उसके अलावा जिंक के लिए हमारे पास आता है जिंक प्लस टैबलेट, और सेलेनियम पाया जाता है हमारे केएमडी सीटीएमडी ड्रॉप के अंदर। उसके अलावा सीटीएमडी के अंदर, केएमडी के अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम सबकी मात्रा भी अच्छी तरह से होती है। तो अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई देता है, कमी दिखाई देता है, तो आप दे सकते हैं सीटीएमडी, केएमडी या स्पायरुलिना, डेली प्लस, अकाई बेरी, हिमालयन बेरी या कोई भी मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं इसकी कमी को पूरा करने के लिए। क्लियर सर? सर बजट कम हो तो हम केएमडी और साथ में बजट कम हो तो मल्टीविटामिन टैबलेट दे सकते हैं। हाँ, सीटीएमडी दे दो, केएमडी दे दो मल्टीविटामिन, इस दोनों में से एक और एक मल्टीविटामिन का टैबलेट दे दो। हाँ जी, हाँ जी, बजट ठीक ठाक है तो आप दे दो उसको केएमडी, साथ में दे दो हिमालयन बेरी या डेली प्लस, या दे दो अकाई बेरी। ठीक है सर? ओके, आगे बढ़ते हैं सर। ये है कमाल का रिपोर्ट कार्ड, इसके बारे में बात करेंगे हम डिटेल में। और ये है गायनेकोलॉजी, किसके बारे में सर? गायनेकोलॉजी, मतलब महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में ये रिपोर्ट हमें एनालिसिस करके देती है। और इस रिपोर्ट में सबसे पहले जो हमें टेस्ट मिलता है वो मिलता है फीमेल हार्मोन। क्या मिलता है सर? फीमेल हार्मोन्स। फीमेल हार्मोन। ये सर ध्यान से सुनिए, मैं स्क्रीन को बंद कर रहा हूँ शेयर करना, वैसे बात करेंगे। फीमेल हार्मोन को समझिए बड़े ध्यान से, क्योंकि आज के समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है महिलाओं को, किसका? हार्मोनल डिसबैलेंस का। तो जब हम बात करते हैं फीमेल हार्मोन का, तो बेसिकली 4 हार्मोन होते हैं। कितने सर महिलाओं के अंदर? 4 होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन होते हैं 4 जो उनकी बॉडी के अंदर बैलेंसिंग करते हैं। पहला होता है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है सर? प्रोजेस्टेरोन। तीसरा होता है एलएच। क्या होता है? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और चौथा होता है एफएसएच। क्या होता है सर? एलएसएच। एफ 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 फॉर फिश, एफ ओके, एस एच उसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो 4 हार्मोन है, नोट कीजिए, ये बहुत काम आने वाला आपको जिंदगी भर। पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और चौथा है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो रिपोर्ट कार्ड है ना, ये आपको मिलेगा हरदम अलग, हमेशा डिफरेंट। सबसे पहले जो महिला है अगर उसको एमसीज है तो हम उसका जांच नहीं करेंगे। हमने पहले ही दिन बात किया था, अगर एमसीज है तो किसी का जांच नहीं करेंगे। एमसीज अगर ठीक हो चुका है, एमसीज अगर ठीक हो चुका है और आप करते हैं जांच इस मशीन से, तो क्या होगा कि जब जांच करेंगे ना, तो पहले 7 दिन एमसीज ठीक हो जाने के बाद के जो पहले 7 दिन होते हैं, उस 7 दिन के अंदर जो एफएसएच है और एलएच है उनकी मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ती है सर? एफएसएच की। एफएसएच और एलएच की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एफएसएच और एलएच बनते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में, हमारे दिमाग के अंदर एक ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, वहां पे बनते हैं एफएसएच और एलएच। क्यों बनते हैं? क्योंकि ब्रेन सिग्नल भेजता है कि एमसीएच खत्म हो गया है, अब अंडा दोबारा से बनाना है, तो एफएसएच को, एलएच को एक्टिवेट करो, तो पहले 7 दिन एफएसएच एलएच की मात्रा ज्यादा आएगी। क्लियर सर? यस, क्लियर। ये पहले 7 दिन ये रहेगा। उसके बाद 7 से लेके और 21 दिन का जो पीरियड होगा, उस पीरियड में क्या होगा? एफएसएच एलएच एक्टिव हो चुके हैं, तो क्या करेंगे? वो हमारे ब्लड में मिक्स होके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को बढ़ा देंगे। किसको बढ़ा देंगे सर? वो मात्रा को बढ़ा देंगे, एस्ट्रोजन की और प्रोजेस्टेरोन की। तो 7 से लेके 21 दिन में इनका लेवल ज्यादा आएगा, और स्पेशली जो 14वां दिन होता है और 15वां दिन होता है, उस 14वें और 15वें दिन में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय पे क्या होता है? अंडा बन के तैयार हो जाता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करेंगे? ये अंडे को बनाने में हेल्प करते हैं, इसलिए 7 से लेकर 21 दिन की मात्रा बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है? फिर 21 दिन के बाद अंडा ट्रेवलिंग करता है फैलोपियन ट्यूब से, नीचे आता है, और नीचे आके क्या होता है? 21वें दिन के बाद से जो प्रोजेस्टेरोन है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? अगर वो अंडा फर्टिलाइज हो गया, वो स्पर्म से मिल गया, तो क्या होगा? वो प्रोजेस्टेरोन को लेके जाएगा यूटेरस में। कहां लेके जाएगा सर? यूट्रस में। गर्भाशय में लेके जाएगा, और वहां पे उसको वो चिपका देगा और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो वो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? वो प्रोजेस्टेरोन
सिग्नल भेजेगा ब्रेन को और बोलेगा कि अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ, अब क्या करो, अब शुरू करो प्रोसेस ऑफ एमसीज। तो एमसी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले 7 दिन अलग हार्मोन रहते हैं, बीच में अलग होते हैं और लास्ट में होता है अलग हार्मोन। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, अगर इस टेस्ट में प्रॉब्लम आता है तो क्या होगा सर उससे? आप ये टेस्ट देखते हैं किसी महिला का और यहाँ पे मात्रा अगर कम आती है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेट करेगा कि उस महिला के अंदर जो हार्मोन्स हैं, चाहे वो एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, एलएच हो या एफएसएच हो, उसकी मात्रा कम हो सकती है। और उससे क्या होगा? उससे क्या होगा सर? उससे कंसीव नहीं हो होगा पाएगा। ये कंसीविंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, उसको गर्भधारण करने में दिक्कत होगी, उसका जो एमसीज का साइकिल है वो प्रभावित हो जाएगा, ब्लीडिंग ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो पेन सकता ज्यादा हो सकता है। ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। क्लियर सर? है। बिल्कुल। तो समझ में आया सर? दोबारा रिपीट करूं? बड़ा मुश्किल सा है, नहीं कोई नहीं सर, बिल्कुल बहुत साइंटिफिक है, इसके अंदर कुछ कर नहीं सकते साइंटिफिकल सर ना। चीजें बहुत ऐसे तो समय भी लग सकता है बड़ा। हाँ जी, तो आगे बढ़े तो सर। शॉर्ट का लास्ट का शॉर्ट बता सकते हैं आप क्या? लास्ट का ये होता है कि देखिए क्या होता है, पहले 7 दिन जो एलएच है और एफएसएच है वो बढ़ जाते हैं, ताकि वो बोले ब्रेन को कि अंडा बनाना है, इसलिए क्या करो, तुम बढ़ जाओ और जाके क्या करो, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को एक्टिवेट कर दो। उससे क्या होता है, अंडा बनना शुरू हो जाता है। और 14 से लेकर 15 दिन में क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उस समय पे क्या होता है, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि कंसीविंग हो जाए। 21 दिन के बाद क्या होता है कि जो अंडा है वो नीचे आता है फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से, और अगर उस अंडे से मिल गया स्पर्म तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और वो यूट्रस में सेट हो जाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता है, एमसीसी की तैयारी हो जाती है और इसमें क्या होता है, लास्ट 7 दिन के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर सर? यस, ओके, कंटिन्यू। अब आगे बढ़ते हैं सर। अगला जो रिपोर्ट है वो है गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन यानी फीमेल गोनेड्स के बारे में बताता है। फीमेल गोनेड्स क्या होता है? फीमेल गोनेड्स होता है फीमेल का ओवरीज। क्या बताता है सर ये? फीमेल का ओवरीज। ओवरीज। ओवरीज का हेल्थ कैसा है? और ओवरीज क्या करती हैं? ओवरीज रिलीज करती हैं 2 हार्मोन। क्या रिलीज करती हैं सर? दो हार्मोन। पहला था एस्ट्रोजन, दूसरा था प्रोजेस्टेरोन। तो अगर गोनेडोट्रोपिन का लेवल डाउन है, कम है, तो इंडिकेट करेगा कि उस महिला के अंदर एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो सकती है। क्लियर सर? यस, अब आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है महिलाओं के लिए, जो उनके अंदर बनना शुरू होता है आफ्टर द एज ऑफ 13, यानी जब आता है उनको प्यूबर्टी, तो ये बनना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे महिलाओं के अंदर आते हैं फीमेल कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर सर? फीमेल कैरेक्टर। जो भी महिलाओं के अंदर बनते हैं वो बनते हैं बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। उससे क्या होता है, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है अलग बनना शुरू हो जाता है और बहुत सारी चीजें उनकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। और जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है महिलाओं की इन द कंसीविंग, गर्भाशय को धारण करने में हेल्प करता है प्रोजेस्टेरोन। आगे इसके बारे में बात करेंगे हम, लेकिन अगला जो हमें टेस्ट मिलता है वो मिलता है प्रोलैक्टिन। क्या मिलता है सर? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। ये बड़े कमाल का एक, क्या इसको कहेंगे कि हार्मोन होता है ये प्रोलैक्टिन, यानी ये इंडिकेट करता है, ये मैं किसी को बताना नहीं है सर, जान सुनिए क्या बोल रहा हूँ, प्रोलैक्टिन के बारे में किसी को बताना नहीं है। इसके बारे में किसी महिला को हम नहीं बताएंगे। आपको बताता हूं मैं क्या होता है। प्रोलैक्टिन वो हार्मोन होता है कि जिस महिला के अंदर दूध बनने की क्षमता जो होती है वो डिसाइड करता है प्रोलैक्टिन। कौन डिसाइड करता है सर? प्रोलैक्टिन। जो दूध बनता है ना महिलाओं का आफ्टर डिलीवरी, वो बनता है बिकॉज ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो अगर किसी महिला के अंदर प्रोलैक्टिन कम होगा तो क्या होगा, उसके अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो प्रभावित हो सकता है। ये तो हो गया वो महिला है जिसने डिलीवरी दिया है अभी। लेकिन जो महिला अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसीविंग नहीं हुआ है, ना उसने कोई भी बच्चा पैदा किया है, उस महिला के अंदर अगर प्रोलैक्टिन कम होगा तो क्या होगा, उससे उस महिला के अंदर सेक्सुअल डिजायर बहुत कम हो जाएगा। क्या होगा सर? सेक्सुअल डिजायर कम हो जाएगा। कम होगा। अगर नॉर्मल महिला के अंदर प्रोलैक्टिन कम है तो उसका सेक्सुअल डिजायर कम हो सकता है। ये हमें किसी को बताना नहीं है। नहीं। आगे रिपोर्ट आता है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन। ये बड़े कमाल का होता है, जैसे हमने बात किया था कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये प्रेगनेंसी कंसीव करवाने में हेल्प करता है। और सिर्फ हेल्प नहीं करता, ये इंश्योर करता है कि जब तक महिला के बॉडी के अंदर, उसके ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी, उसको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत
नहीं होगा। नहीं है। आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा कि महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो बहुत बार उनको प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो इस केस में जब भी वो महिला जाती है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर साहब उनको देते हैं इंजेक्शन, और उसमें होता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है सर? ड्रोसेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरॉन। याद देते हैं वो कैप्सूल, उसमें पाया जाता है प्रोजेस्टेरॉन। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रेगनेंसी को नॉर्मल तरीके से कैरी करना, और ये बचाता है मिसकरेज से। किससे बचाता है? मिसकरेज, मिसकरेज से। यानी गर्भपात से बचाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। उसके अलावा एमसीज को रेगुलेट करता है। ये है लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट आता है वो है वेजिनाइटिस कॉफिशिएंट। क्या है सर? वेजिनेशनल होल्स्टिड। बड़ा कमाल, अजीब सा नाम है सर। बहुत सिंपल नाम है सर, बहुत सिंपल है। वेजिनाइटिस कॉफिशिएंट। कॉफी। वेजिनाइटिस कॉफिशिएंट यानी ये इंडिकेट करता है कि महिलाओं की वेजाइना के अंदर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन है या नहीं नहीं। है। अगर महिलाओं की वेजाइना में इन्फेक्शन होगा तो यहाँ पे हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। और जब भी किसी महिला को वेजाइना में इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है? उसको इचिंग होती है, खुजली होती है, पेन होता है, और होता है डिस्चार्जिंग। फ्लूइड भी बाहर निकला शुरू हो जाता है। वो सफेद हो सकता है या येलो भी हो सकता है। और ये डिस्चार्जिंग है ना, ये क्या होता है? ये बढ़ता है नीचे से ऊपर। कहां जाता है सर? ये ऊपर। पहले वेजाइना में इन्फेक्शन होगा, वो जाएगा कहां पे? यूटेरस में। वहां से जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, और वहां से जाएगा ओवरीज में। और क्या होगा? पूरा जो सिस्टम है महिलाओं का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो प्रभावित हो जाएगा। और जब होगा तो क्या होगा? महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत होगा, और हो सकता है बांझपन का प्रॉब्लम। क्लियर सर? बाजपन, व्हाइट डिस्चार्ज। येलो डिस्चार्जिंग, पेन, इचिंग, खुजली, ये सब हो सकता है बिकॉज ऑफ वेजिनाइटिस कॉफिशिएंट। क्लियर सर? यस। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टेस्ट है वो है पीआईडी कॉफिशिएंट। कौन सा कॉफिशिएंट सर? पीआईडी कॉफिशिएंट्स। पीआईडी बोले तो सीआईडी नहीं, पीआईडी, पैल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। पैल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, ये भी एक तरह का इंफेक्शन है महिलाओं को, जो होता है पैल्विक रीजन में। कहां पे होता है? टेलीविजन। पैल्विक रीजन में। और ये कहां पे होता है? ये होता है कि जहां पे फेलोपियन ट्यूब खुलती है और मिलती है यूटेरस से। जिस एरिया में फेलोपियन ट्यूब खुल के मिलते हैं यूटेरस से, उस एरिया को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। और जब किसी महिला को वहां उस एरिया में इंफेक्शन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पीआईडी कॉफिशिएंट। और जिस भी महिला को पीआईडी होगा या उसको होगा वेजिनाइटिस कॉफिशिएंट, तो इसमें क्या होगा? इसमें डिस्चार्जिंग होगा, पेन होगा, इचिंग होगा। उसके अलावा एमसीज जब ठीक हो चुका होगा, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद भी उसको ब्लीडिंग आ सकता है। हेलो, क्या बोला एमएन जी? कि यस सर। महिला का एमसीज ठीक हो चुका है, ठीक होने के बाद भी उसको ब्लीडिंग आ सकता है, दोनों केस में, चाहे वो वेजिनल इन्फेक्शन या हो पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज इन्फेक्शन। तो इससे डिस्चार्जिंग होगा, इचिंग होगा, खुजली होगा, इरिटेशन होगा, और इन्फेक्शन रहेगा तो कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है और बढ़ सकता है डिस्चार्जिंग का समस्या। नेक्स्ट आता है जो हमें बताना नहीं है, और वो है एपेंडेजाइटिस कॉफिशिएंट। ये हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है, किसी को हम बताएंगे नहीं। आगे आता है सर्विसाइटिस कॉफिशिएंट। क्या आता है सर? सर सर्वी लेट्स। सर्विसाइटिस सर्विसाइटिस कॉफिशिएंट ये क्या है? ये सर्विक्स का इन्फ्लामेशन, जब महिलाओं को सर्विक्स रीजन में इन्फ्लामेशन होता है, दैट इज कॉल्ड सर्विसाइटिस कॉफिशिएंट। इसमें क्या होता है? इसमें भी डिस्चार्जिंग प्रॉब्लम हो जाती है, पांचपन हो सकता है, बार बार इन्फेक्शन हो जाते हैं। और नेक्स्ट आता है ओवेरियन सिस्ट कॉफिशिएंट। और एक है ओवरीज के अंदर अगर सिस्ट है तो यहां से हमें इंडिकेशन उसका मिल जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा ना, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, ये होता है ओवेरियन सिस्ट की वजह से। वो क्या होते हैं कि जब जो ओवरीज होती हैं वो होती है महिलाओं के अंदर दो, एक लेफ्ट में होती है, एक राइट में होती है। और ओवरीज होती है छोटी सी बादाम के आकार की। उस आकार में अगर नीचे की तरफ अगर कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जमना शुरू हो जाए तो क्या होता है? उसका जो रास्ता है वो क्लॉट हो जाता है। उससे क्या होता है? जो अंडा बनता है ओवरीज के अंदर वो बाहर नहीं निकल पाता। उससे क्या होता है? महिलाओं में बांझपन की समस्या हो जाती है।
वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। क्लियर सर? ओके सर, इसके पीसीओडी के लिए डिटेल आप बताएंगे? क्या सर? पीसीओडी की जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं और इससे होती है, हाँ जी, इसका कुछ डिटेल में बताएंगे आप? बिल्कुल सर। देखिए मैं क्या बताया मैंने कि जब भी किसी महिला को ओवरीज जो होती हैं, एक लेफ्ट में होती है एक राइट में होती है, और क्या होता है हर महीने, एग्जाम्पल अगर ये महीना माने हम जून का है, तो जून में अगर लेफ्ट ओवरीज है वो अंडा बनाएगी, नेक्स्ट मंथ राइट बनाएगी, फिर लेफ्ट बनाएगी, फिर राइट बनाएगी, यानी जो अंडा बनता है वो बनता है ऑल्टरनेट, एक बार इस महीने इसमें एक बार उस महीने। लेकिन जब भी ओवरीज के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है या किसी और कारण से, इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या जो सैक होते हैं उसको बोलते हैं गुच्छा, वो गुच्छा अगर जमना शुरू हो जाता है किसमें, ओवरीज के अंदर या ओवरीज के बाहर, तो क्या होता है उस ओवरीज का जो रास्ता होता है, ओपनिंग होता है, ओपनिंग कहां पे होता है, ओवरीज खुलती हैं फैलोपियन ट्यूब में, तो वो रास्ता बंद हो जाएगा, उससे क्या होगा ओवरीज में अंडा बनेगा लेकिन वो ट्यूब में पहुंचेगा नहीं, और जब वहां नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, वो नीचे नहीं आएगा और क्या होगा, कंसीविंग नहीं हो पाएगा। उससे क्या होगा, महिलाओं के अंदर बांझपन तो होगा, उसके अलावा क्या होगा, उनका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, लाइफस्टाइल खराब होता है। क्यों? क्योंकि जब पीसीओडी होता है तो महिलाओं का मूड बिहेवियर बहुत ज्यादा बदल जाता है। और इसके लिए सोल्यूशन क्या है, सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि जब भी किसी को पीसीओडी होती है ना, तो डॉक्टर्स उसको रेकमेंड करते हैं कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपने वेट को लूज कीजिए। पीसीओडी होने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है ओवर वेट, खराब लाइफस्टाइल, खराब खान पान, या हो सकता है बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन। क्लियर सर? ओके। जी। तो अगर आप ये चेकअप करते हैं और आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नजर आता है ना, तो उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रेकमेंड करेंगे क्या, हम रेकमेंड करेंगे हार्मोन बैलेंस। क्या देंगे सर? हार्मोन बैलेंस टैबलेट। हार्मोनल बैलेंस टैबलेट। उसके साथ हम रेकमेंड कर सकते हैं फेमिनाइन ड्रॉप। अगर इन्फेक्शन है, चाहे वेजिनाइटिस हो, पीआईडी हो, सर्विसाइटिस हो, तो दे सकते हैं हम यूटीआई केयर। क्या दे सकते हैं सर? यूटीआई। उसके अलावा हम दे सकते हैं वुमेन हेल्थ जूस, वुमेन केयर पाउडर। लेकिन देना है सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हार्मोन बैलेंस और फेमिनाइन ड्रॉप। फेमिनिन ड्रॉप। बाकी सब है बजट, जितना बजट है उतना आप वो दे सकते हैं। और इन्फेक्शन है तो ऐड कर दीजिए यूटीआई केयर, और ऐड अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए क्या, लेडी केयर सिरप। क्या ऐड कर दो सर? लेडी केयर सिरप। जी। क्लियर? तो ये है हमारा गायनोकोलॉजिकल रिपोर्ट कार्ड। ये एक बार में शायद समझ में नहीं आता है, लेकिन रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, बार बार सुनेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे बहुत ही अच्छे से। क्लियर सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये आम समस्या हो गई सर, पीसीओडी आजकल महिलाओं में नहीं, आजकल गर्ल्स में बहुत ज्यादा होने लग गई। सर गर्ल्स के अंदर तो होता है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल वहीं से खराब होना शुरू हो जाता है। लाइफ स्टाइल। लाइफस्टाइल, दिस लाइफस्टाइल डिजीज, तो इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि वजन कम करो, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट ये हो जाता है। तो इस केस में ना आप दे सकते हैं मील रिप्लेसमेंट भी ऐड कर सकते हैं वेट को लूज करवाने के लिए। ठीक है जी, ओके। आगे बढ़े सर। यस। नेक्स्ट बड़े कमाल का रिपोर्ट सर, ये मेरा फेवरेट होता है। ये क्या है, वाइट विटामिन। क्या सर? विटामिन। विटामिन। अब विटामिन क्या होता है सर, व्हाट इज, आप विटामिन से क्या समझते हैं? आप नाम में, बताइए। नाम में बहुत दम है सर। किसी भी बिल्कुल, चीज, नाम में दम है। मैं किसी आपसे किसी ही जानना चाहूंगा। मैं बताता हूँ सर, किसी भी चीज का जो नाम होता है ना, उसमें बहुत सोच समझ कर नाम रखा जाता है। जैसे विटामिन है ना, इसका नाम क्या है, विटामिन होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये है वाइटल अमीन। क्या है सर? वाइटल अमी। वाइटल अमीन का शॉर्ट नाम है विटामिन। वाइटल मतलब जरूरी, अमीन मतलब अमीनो एसिड, जो जरूरी अमीनो एसिड होते हैं ना उनको बोल दिया जाता है शॉर्ट में विटामिन। और सबसे पहले जो विटामिन है वो कौन सा है हमारे पास, विटामिन ए। क्या है सर? विटामिन ए। विटामिन ए बड़े कमाल का विटामिन है, जो क्या होता है, बहुत पावरफुल होता है, एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारी स्किन को अच्छा करने में हेल्प करता है, स्किन के ग्लो को अच्छा करता है। उसके अलावा जो हमारी बालों का स्वास्थ्य उसको ठीक करता है, और हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके अलावा जो विटामिन ए होता है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो पता है क्या होता है सर? उसका साइंटिफिक नेम होता है बड़ा कमाल का, और वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल को बोलते हैं विटामिन ए। और रेटिनॉल क्यों रखा गया इसका नाम, क्योंकि ये हमारे रेटिना के लिए बहुत अच्छा होता है। रेटिना कहाँ पे होता है? आंखों के अंदर। तो जिसको भी आईज प्रॉब्लम है, क्या दिया जाता है, विटामिन ए का सप्लीमेंट। और वो ऐसे डॉक्टर बोलते हैं
आंखों में प्रॉब्लम हो तो क्या खाओ, गाजर का जूस पियो, क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हमारे पास है हिमालयन बेरी जूस, क्या है सर, हिमालयन बेरी जूस। जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए, जो हमारी विटामिन ए की कमी को दूर कर देता है और हमारे रेटिना को अच्छा बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। उससे क्या होता है, हमारा विजन प्रॉब्लम बेहतर हो जाता है। तो आपको अगर विजन प्रॉब्लम है, आईसाइट प्रॉब्लम है, तो उसको रिकवर करने के लिए आप ले सकते हैं विटामिन ए का सप्लीमेंट जो है हिमालयन बेरी, या डेली प्लस, या स्पारुलिना, या मल्टीविटामिन टैबलेट आप कोई भी लेंगे तो आपको ये चीजें मिल जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो विटामिन आता है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कौन सा है सर, बी कॉम्प्लेक्स। और इसमें बहुत सारे विटामिन, जैसे विटामिन बी 1 है, बी 2 है, बी 3 है, बी 6 है, बी 12 है, और इन सब का अपना अपना एक अलग अलग रोल होता है। सबसे पहले बात करें विटामिन बी 1, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते बी1। हैं बी 1 को, क्या बोलते हैं, इसका नाम बी क्या होता है कॉम्प्लेक्स, साइंटिफिक? बी कॉम्प्लेक्स। नहीं सर, ये बोलो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बी 1? सर एक मिनट, सर आपसे बता, समझना चाहेंगे हम। इसका साइंटिफिक नेम होता है सर थियामिन, इसको बोलते हैं थियामिन। और ये क्या करता है, इसका मेन काम क्या होता है कि ये हमारे ब्लड के अंदर जो भी खाना पहुंचा है, जो भी हमने खाना खाया, चाहे वो फैट हो, चाहे वो आपका प्रोटीन हो, या हो कार्बोहाइड्रेट, हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है। यानी ये हमारे भोजन से बनाता है ऊर्जा, हमारे भोजन से ऊर्जा बनाने में हेल्प करता है। विटामिन बी 1 हमारी बॉडी के क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आगे आता है हमारे पास विटामिन बी 2, कौन सा आता है सर? विटामिन बी2। इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, जो अगेन क्या करता है, एक बहुत शानदार काम करता है, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बॉडी को एनर्जी देता है, थकान को दूर करता है, और हमें बनाता है एक्टिव एंड अलर्ट। फिर आता है विटामिन बी 3, ये बड़े कमाल का होता है, इसको बोलते हैं नियासिन, क्या बोलते हैं, नियासिन। और ये होता है कोएंजाइम, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा डीएनए है वो डीएनए खराब ना हो, डीएनए को खराब होने से बचाता है विटामिन बी 3 या नियासिन। फिर आता है विटामिन बी 6, इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, क्या बोलते हैं सर, पायरिडॉक्सिन। ये क्या करता है, ये आयरन के साथ मिलके, ये आयरन के साथ मिलके हमारे बॉडी के अंदर ये आरबीसी को बनाने में हेल्प करता है, अनीमिया को दूर करता है, बॉडी को एनर्जी देता है, और खाने को बचाने में हेल्प करता है विटामिन बी 6। और सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन बी 12, क्या है सर सबसे जरूरी, बी12। इसको बोलते हैं मिथाइल कोबालामाइन, क्या बोलते हैं, मिथाइल कार्बाइड। जो भी हमारी नर्वस प्रॉब्लम होती है, मसल प्रॉब्लम होती है, उनको ठीक करने के लिए काम आता है विटामिन बी 12 मिथाइल कोबालामाइन। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन है विटामिन सी, कौन सा है सर, विटामिन सी। सब सर जानते, डिटेल में। सब इसके बारे में सब जानते हैं सर। इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, और हमें बचाता है स्कर्वी से। किससे बचाता है, ब्लीडिंग गम से, मसलों से खून आता है तो आप दे सकते हैं विटामिन सी का सप्लीमेंट। उसके अलावा इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके अलावा हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, हमारे एचबी लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, और बॉडी के अंदर जो डैमेज हो रहा है, जो तोड़फोड़ हो रही है, उसको कम करने में हेल्प करता है विटामिन सी। सोर्स हमारे पास बहुत शानदार, क्या, पहला आंवला कैप्सूल, दूसरा है हिमालयन बेरी जूस। फिर आता है हमारे पास विटामिन D3, सब जानते हैं इसके बारे में, सोलर एनर्जी ड्रॉप। विटामिन D3 क्या है, एक ऐसा सप्लीमेंट, ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। उसके अलावा हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। और इम्यूनिटी के अलावा अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी का लेवल गिर जाए तो उससे क्या होता है, अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की मात्रा कम हो जाए तो हमारी बॉडी में 40% संभावना बढ़ जाती है, क्या होने का सर, 40% समझ रहा हूँ। 46% संभावना बढ़ जाती है डायबिटीज होने का, क्या होने का, डायबिटिक होने का। विटामिन डी कम है तो 40% आपको हो सकता है डायबिटिक का प्रॉब्लम। उसके अलावा अगर हमारे खून के अंदर विटामिन डी कम है तो 56% संभावना बढ़ जाती है कि हमें हो सकता है हार्ट प्रॉब्लम। अगर हमारे ब्लड के अंदर विटामिन डी कम है तो 64% संभावना बढ़ जाती है कि हमें हो सकता है कैंसर, क्या हो सकता है सर, कैंसर। तो अगर आपके या मेरे खून के अंदर विटामिन डी पूरा है तो हमें डायबिटीज होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, हार्ट अटैक होने की संभावनाएं कम हो जाती है, कैंसर होने की संभावनाएं कम हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टअप हो जाता है, और हमारी हड्डियां बन जाती हैं स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। और इसके लिए हम दे सकते हैं स्कीवा
सोलर एनर्जी ड्रॉप। क्लियर सर जी? हड्डियों में भी सर फर्क पड़ता है विटामिन डी की कमी से? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा तो हड्डी तो मजबूत हो कैल्शियम ही मजबूत। जाएगी। उसके अलावा जो हड्डी की डेवलपमेंट है वो बेहतर होगी। हाइट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा, इम्यूनिटी को बूस्टअप कर देगा। ये सब फायदे हैं सोलर एनर्जी ड्रॉप के। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है विटामिन ई। क्या है सर? विटामिन ई अगेन बहुत पावरफुल। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, बालों को नाखूनों को अच्छा करता है। और सबसे इंपोर्टेंट क्या होता है? विटामिन ई को बोलते हैं मेल फर्टिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं सर? मेल फर्टिलिटी इंटर फैक्टर मेल फर्टिलिटी फैक्टर, यानी पुरुषों के अंदर जो नपुंसकता होती है, बांझपन होता है, उसको ठीक करने का समाधान है विटामिन ई। अगर किसी पुरुष के अंदर विटामिन की मात्रा कम है तो स्पर्म काउंट कम होगा, सेक्सुअल पावर कम होगा, स्टेमिना कम होगा। और आप उसको दे देंगे विटामिन ई तो क्या होगा? स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा, स्टेमिना बढ़ जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और बॉडी इम्यूनिटी भी शानदार हो जाएगी। और इसका बहुत शानदार हमारे पास सोर्स है, वो है हिमालयन बेरी जूस। उसके अलावा डेली प्लस टैबलेट। क्लियर सर जी? डेली प्लस और हिमालयन बेरी। हाँ जी, बाकी बहुत सारे आप दे सकते हैं, लेकिन डेली प्लस के अंदर और हिमालय बेरी के अंदर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो किसी पुरुष को अगर स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम है उसको दीजिए विटामिन ई का सप्लीमेंट, वो रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मात्रा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास कटुबा, वो सब बाद में बात करेंगे जब आएंगे मेल के अंदर आएंगे तो। अभी विटामिन ई की बात कर लेते हैं, ठीक है जी? उस पर तो स्पेस में मैंने कुछ बनाया अलग से। नेक्स्ट हमारे पास आता है विटामिन के, और उसको बोलते हैं क्या? क्लॉटिंग फैक्टर। अगर हमारे ब्लड के अंदर विटामिन के की मात्रा कम हो जाए तो हमारा खून निकलेगा तो वो जमेगा नहीं, उससे क्या होगा? ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। ब्लड को क्लॉट करने के लिए, जमाने के लिए चाहिए होता है विटामिन के। तो अगर हमारी आप ये चेकअप करते हैं और मात्रा कम आती है तो इसको पूरा करने का एक बहुत शानदार सोर्स क्या है? डेली प्लस टैबलेट, हिमालयन बेरी जूस या नोनी जूस या अकाई बेरी जूस आप दे सकते हैं इसकी मात्रा को पूरा करने के लिए। और जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन की मात्रा पूरी होती है, क्या होता है? बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है, कमजोरी खत्म हो जाती है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, स्टेमिना बढ़ जाता है और बॉडी हो जाती है हमारी शानदार, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। क्लियर सर जी? बिल्कुल परफेक्ट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच।